श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज का विषय प्रसंग है पारिजात योग। पारिजात एक वृक्ष का नाम है जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन आता है कि जब देव और असुरों के संग्राम में 14 रत्न उत्पन्न हुए थे समुद्र से, तो उनमें एक कल्पतरु वृक्ष था जिसका नाम पारिजात वृक्ष है। उसी के ऊपर इस योग का नामकरण हुआ है। तो आज की कक्षा में यही बताया जाएगा कि पारिजात योग का निर्माण कैसे होता है और उसका जीवन में फल क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय की तरफ। महर्षि पाराशर ने पाराशर होरा शास्त्र में इस योग का बखूबी वर्णन किया है। इसका निर्माण होने की स्थिति बताया है कि लग्न राशि का स्वामी जिस राशि में बैठता हो, हम उस राशि के स्वामी को देखें कि वह किस राशि में बैठा है। वह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, बलवान होकर, उच्च होकर या अपनी राशि का होकर, तो ऐसा योग निर्माण होता है जिसे हम पारिजात योग कहते हैं। अथवा यदि लग्नेश और लग्नेश जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी और वह ग्रह जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, इन तीनों के नवांशों के स्वामी बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में आ जाएं तो भी पारिजात योग का निर्माण होता है। इस प्रकार से महर्षि पाराशर ने इस योग के निर्माण के नियम बताए हैं। यही योग फलदीपिका में काहल नाम से बताया गया है कि लग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में बलवान होकर, उच्च राशि का होकर, स्वराशि का होकर बैठता है तो काहल योग बनता है। महर्षि पाराशर ने इसी योग को पारिजात योग की संज्ञा दी है। कुछ ज्योतिषकारों के अनुसार पारिजात योग का एक दूसरा प्रकार भी है कि यदि लग्न का स्वामी और चंद्रमा की राशि का स्वामी दोनों एक साथ बैठ जाएं और उनके साथ उनका राशि स्वामी भी उसी राशि में बैठ जाए स्वराशि का होकर, तो यह भी एक पारिजात योग बनता है। यदि यह तीनों ग्रहों की युति केंद्र में या त्रिकोण में होती है और तीनों ग्रह बलवान होते हैं तो भी पारिजात योग का निर्माण होता है। पारिजात योग से मिलता जुलता एक योग पर्वत योग भी होता है। तो उसमें भ्रमित होने की स्थिति कभी कभी विद्यार्थियों के मन में या नवीन शिक्षार्थियों के मन में आ जाती है। पर्वत योग अनेक प्रकार से बनते हैं, जिनमें एक पर्वत योग जो फलदीपिका में बताया गया है कि लगन का स्वामी जिस राशि में बैठता हो, यदि उस राशि का स्वामी उच्च या स्वराशि का होकर केंद्र या त्रिकोण में आता है तो वह पर्वत योग का निर्माण करता है। पर्वत क्योंकि एक स्थान पर स्थिर रहने वाला है, इसलिए ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में पर्वत योग बनता है वह स्थिर बुद्धि होता है, उसकी विचारधारा स्थिर होती है, स्थिर कार्य करने वाला होता है, उसका सुख, उसका धन, उसका कुटुंब, उसके सारे सुख स्थिर होते हैं। वह अच्छी भूमि का स्वामी होता है, उच्च पदाधिकारी भी हो सकता है। पारिजात योग का फल बताते समय महर्षि पाराशर ने बताया है कि ऐसा जातक आक्रामक स्वभाव वाला होता है, पराजित स्वीकार नहीं करता है, लोकमान्य, राज्य पूज्य, दयालु, धर्म और कर्म का ज्ञाता, वाहन सुख से युक्त, अपने प्रयासों से सफल होने वाला, मध्य आयु और अंतिम आयु के पक्ष में सुखी या राजा के समान होता है और अपने सुख का भोग करता है। क्योंकि कल्पतरु वृक्ष या पारिजात वृक्ष ऐसा वृक्ष बताया गया है
कि जिसके पास वह वृक्ष हो या उस वृक्ष की कृपा हो उसके पास कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। तो यह पारिजात योग का निर्माण और उसका फल जो हमारे ज्योतिषकारों ने तय किए हैं वो आपको बताया। आगे कुछ जन्म पत्रिकाओं पर उसका विचार करके देखते हैं, जिससे हम सरलता से समझ सकें कि योग का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि इसकी परिभाषा सामान्य नहीं होकर थोड़ी जटिल है। तो आगे जन्म पत्रिकाओं में इस योग का विचार करके देखते हैं। यहां पर उदाहरण स्वरूप आपके सामने 2 चक्र दिए हैं। ऊपर बाईं तरफ एक जन्म चक्र है, दाहिनी तरफ उसका नवांश चक्र है। इसी तरह दूसरा जो चक्र है नीचे है, बाईं तरफ जन्म चक्र है, दाहिनी तरफ नवांश चक्र है। तो पहले हम ऊपर के चक्र में देखते हैं लग्नेश को। लग्नेश शुक्र है, वह वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वृश्चिक राशि का स्वामी बनता है मंगल, वह शनि की राशि में बैठा है। तो हमें शनि की स्थिति देखनी है। यदि शनि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, बलवान होकर, तो शनि देखते हैं। शनि लग्न में बैठे हैं, योग कारक ग्रह होकर अपने मित्र की राशि में, वृष राशि में लग्न में बैठे हैं। अतः पारिजात योग का निर्माण होता है। दूसरा देखें हम नवांश की स्थिति, तो मंगल और शुक्र दोनों शनि के नवांश में हैं और शनि स्वयं मंगल के नवांश में है। यानी मंगल में और शनि में नवांश परिवर्तन भी है। और तीनों ग्रहों के जो नवांशपति बने हैं मंगल और शनि, परस्पर एक दूसरे को देखते हुए लग्न में और दशम भाव में यानी केंद्र में विराजमान है। दोनों प्रकार से पारिजात योग बना उत्तम स्थिति का पारिजात योग कहलाएगा। नीचे वाली दूसरी जन्म पत्रिका में देखें तो लग्नेश बुध है, कर्क राशि में चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा भी स्वराशि का होकर वहीं बैठा है, अपने 2 मित्रों के साथ बैठा है। शनि और गुरु की उस पर दृष्टि है, अतः पारिजात योग का निर्माण होता है। अब नवांश की स्थिति देखें तो चंद्रमा और बुध दोनों का नवांशपति शनि है, जो उच्च राशि का होकर त्रिकोण भाव पंचम में बैठता है। अतः दोनों प्रकार से योग बना, उत्तम पारिजात योग बन गया। इस योग को देखें तो इसमें जो दूसरे प्रकार का योग बताया था कि जहां लग्नेश और चंद्र राशि का स्वामी मिलकर स्वराशि के ग्रह के साथ योग बनाते हैं, तो यहां पर लग्नेश बुध है, चंद्रमा की राशि का स्वामी चंद्रमा है, दोनों एक साथ हैं और जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी स्वयं चंद्रमा वही है, अपने मित्रों के साथ है, 2 ग्रहों से दृष्ट है। अतः इसमें द्वितीय प्रकार का जो पारिजात योग है ज्योतिषकारों के अनुसार बताया जाने वाला, वह भी इसमें बन जाता है। उत्तम स्थिति बनती है। तीनों प्रकार से पारिजात योग का निर्माण इस जन्म पत्रिका में हो जाता है। यहाँ पर 2 जन्म पत्रिकाएं और दी हैं आपके सामने उदाहरण के लिए। ऊपर की जन्म पत्रिका में देखते हैं तो लग्नेश चंद्रमा अपनी नीच राशि में वृश्चिक में है और वृश्चिक राशि का स्वामी बनता है मंगल, वह बैठा है मंगल के घर में यानी अपने ही राशि में और वह केंद्र में है, इसलिए पारिजात योग का निर्माण होता है। अब हम देखें नवांश को, तो चंद्रमा का नवांशपति बुध केंद्र में है, लेकिन मंगल का नवांशपति गुरु होकर 6ठे भाव में है। अतः नवांश से पारिजात योग नहीं बना, इसलिए इस योग को हम आंशिक पारिजात योग कहेंगे। पूर्ण पारिजात योग नहीं बना जो पीछे के दोनों जन्म चक्र में बन रहा था। अब दूसरी जन्म पत्रिका जो नीचे दी है उसमें देखें कि लग्नेश शनि की मकर राशि में बैठे हैं बृहस्पति अपनी नीच राशि में, और शनि बैठे हैं वृश्चिक राशि में 12वें भाव में, और उसका स्वामी मंगल बैठा है 10वें भाव में। इसलिए यहां पर पारिजात योग मंगल के द्वारा बन जाता है। फिर हम देखें नवांशपति, तो शनि का नवांशपति, मंगल का नवांशपति और गुरु का नवांशपति, तीनों का नवांशपति बुध बनता है,
जो 12वें भाव में विराजमान है, केंद्र और त्रिकोण में नहीं बैठा है, शत्रु राशि में है। अतः यहाँ भी नवांश से पारिजात योग नहीं बना। अतः इस जन्म पत्रिका में भी हम कहेंगे कि आंशिक पारिजात योग का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से हम पारिजात योग का विचार कर सकते हैं कि वह किसी जन्म पत्रिका में बनता है अथवा नहीं, पूर्ण रूप से बनता है या आंशिक रूप से बनता है। यदि आंशिक रूप से भी बनता है तो अभी वह प्रभावी होगा, लेकिन अच्छा प्रभाव उसका तभी होगा जब वह पूर्ण रूप से बन जाएगा। और द्वितीय प्रकार का जो पारिजात योग बनाया है वह भी अच्छा और शुभ फल देने वाला है। और पर्वत योग जो बताया है आंशिक रूप से आपको, उसका भी फल जन्म पत्रिका में जातक को अच्छा मिलता है जब उन योग कारक ग्रहों की दशा और अंतर्दशाएं आएंगी, तब उनका फल अच्छे से मिलता है। वैसे भी पारिजात योग का फल मध्यावस्था में और अंतिम अवस्था में अच्छा सुख और समृद्धि प्रदान करता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।